मेरा नाम गुरमीत कौर है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और भी नई वीडियोस के लिए और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। तो पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के बारे में। डेप्रिसिएशन जो होता है वो एसेट की वैल्यू में जो लॉस होता है, लूज होती है वैल्यू ड्यू टू यूजेज, वियर एंड टियर या आउटडेटेड होने की वजह से, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन होता है राइट ऑफ करना या फिर पे करना डेप्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये यूजली जो एमोटाइजेशन होता है लोन्स के लिए यूज़ होता है और इनटैंजिबल एसेट्स के लिए होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन के अंदर वो यही है कि ये डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा टैंजिबल एसेट्स पे होता है और जो अमोटाइजेशन होता है वो हमारा इनटैंजिबल एसेट्स पे होता है। डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट होती है वो कैलकुलेट होती है टैंजिबल एसेट्स के अंदर, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग। अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज होती है इनटैंजिबल एसेट्स पे, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, लोन्स एक्सेट्रा। जो पर्पस होता है डेप्रिसिएशन का वो होता है कॉस्ट रिकवरी और अमोर्टाइजेशन का भी यही पर्पस होता है। सबसे इजी वे जो होता है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट करने का वो होता है उस एसेट की लॉस ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करना उसकी लाइफ के ऊपर। अमोर्टाइजेशन क्या होता है कि जितना हमने इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर पैसा लगाया है उसको उसकी पूरी लाइफ के ऊपर बांट देना। जैसे कि एग्जांपल्स हम देख पा रहे हैं कि हमने कार परचेज करी $30,000 की, जिसकी लाइफ है 10 ईयर्स, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी मार्केट में 10 साल बाद। तो इसकी जो कॉस्ट होगी या फिर डेप्रिसिएशन होगी वो 10 ईयर्स के अंदर डिवाइड की जाएगी इस 30,000 को। अब वैसे ही हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनी ने स्पेंड किए $20 मिलियन किस पर, ड्रग के पेटेंट पर, जिसकी 20 साल की लाइफ है। अब हमने स्पेंड कर दिए यहाँ पे $20 मिलियन। इस $20 मिलियन को 20 साल में बांट के उसको अमोर्टाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट होगा, जैसे कि $1 मिलियन जो कि हर साल हमारा अमोर्टाइजेशन कॉस्ट होगी। डेप्रिसिएशन के वेरियस मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ग्रुप डेप्रिसिएशन मेथड, यूनिट ऑफ टाइम और प्रोडक्शन मेथड। और अमोर्टाइजेशन के कुछ मेथड्स हैं, नेगेटिव अमोर्टाइजेशन, जोनिंग अमोर्टाइजेशन, बिजनेस अमोर्टाइजेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी क्या क्या इंक्लूड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर यही है, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं। इक्विटी स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको चारों ही बोलने होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जर्नली पूछा जाता है इंटरव्यूज में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजंस और रिजर्व्स में डिफरेंस। प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। मेनली सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज़ इसको सोचते सार आती है हमारे दिमाग में, जो प्रोविजन है वो होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। बट जो हमारा रिजर्व्स होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रोविजन के केस में प्रॉफिट हो ऑलरेडी वो ज़रूरी नहीं है, अगर हमारा लॉस भी है तब भी हम प्रोविजन को चार्ज करेंगे। पर रिजर्व के केस में प्रॉफिट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉफिट है जिसको हम साइड में रखते हैं। जो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज़। प्रोविजन जो होता है वो लाइबिलिटीज़ के लिए अमाउंट को प्रोवाइड करते हैं, एक प्रोविजन बनाते हैं। पर जो रिजर्व होता है वो एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जिसको फ्यूचर यूज़ के लिए हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, प्रोविजन जो है वो हमारे को बहुत ज़रूरी है कैलकुलेट करना, ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस मिले। और रिजर्व्स जो है टू डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड रिटेंशन पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। रिजर्व भी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास प्रॉफिट आया है तो हमें उसका कुछ कुछ शेयर रखना चाहिए रिजर्व्स के अंदर,
ताकि हम अपने ग्रोथ की तरफ में और ऐड ऑन करें। ये लाइबिलिटी होती है, हमारी प्रोविजंस जो होते हैं, ये शेयर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को इंक्रीज करता है, रिजर्व्स। ठीक है, जो हमारे प्रोविजंस होते हैं वो इन्वेस्ट वापस से बिजनेस में नहीं किए जाते, पर जो रिजर्व्स होते हैं वापस से उसको इन्वेस्ट करा जा सकता है। बिजनेस कभी भी डिविडेंड नहीं पे कर सकता अपने प्रोविजन में से, पर रिजर्व्स में से वो डिविडेंड पे कर सकता है। गैप क्या होता है? गैप की जर्नली फुल फॉर्म तो सबसे पहले पूछी जाती है। फुल फॉर्म क्या होती है? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि इशूड बाय हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड कंपनीज एक्ट 1956। ये वो प्रिंसिपल्स हैं या वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हर कंपनी फॉलो करती है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए, उसको सही तरीके से शो करने के लिए। डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में डिफरेंस। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो पार्टी होती हैं जो हमारी कंपनी को ओ करती हैं, मतलब उन्होंने हमें पैसा देना है, हमने उनको गुड्स बेच रखे हैं या हमने उसको सर्विसेज दे रखी हैं, उन्होंने हमें पैसा देना है। सो वो हमारी एसेट है, वो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स है। ठीक है, डेटर्स को हम डिस्काउंट देते हैं। क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिटर्स वो पार्टी होती है जिनसे हमने माल खरीदा है या फिर सर्विसेज ली हैं। तो क्रेडिटर्स वो हैं जिनको हमें पैसा देना है, जिनको हम ओ करते हैं एज अ कंपनी। तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये हमारा अकाउंट्स पेबल होता है। तो इस केस के अंदर डिस्काउंट हम क्रेडिटर्स से रिसीव करते हैं। लाइबिलिटीज़ होती क्या है? लाइबिलिटीज़ होती है वो ऑब्लिगेशन, हमारी ऑब्लिगेशन जो कि हमें दूसरों की तरफ में है, हमारी ऑब्लिगेशन। जैसे कि हमने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, सर्विसेज ली हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए हमें पैसे देने हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे भी लिए हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेबल, ये सब पेबल वाली थिंग्स है। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमें पेबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अक्रूवल एंड डिफर अकाउंटिंग। अक्रूवल क्या होता है? अक्रूवल बेसिकली होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर्ड बिफोर गिवन एंड इनवॉइस और पेमेंट। अक्रूवल ट्रांजेक्शन वो होती है जिसके इसके अंदर हमने प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर कर दिए, हमारा मतलब ऑब्लिगेशन टू रिसीव हो गया है, मतलब ट्रांजैक्शन हो गई है, पर इसमें ना ही इनवॉइस जनरेट किया गया होता है, ना ही पेमेंट हुई होती है। पर यस, अक्रूवल का मतलब ये है कि हमें जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उस पीरियड में उसको रिकॉर्ड करना होगा। अगर हमने पे करने की ऑब्लिगेशन बन गई है तो उसको हमें एक्रूअड एक्सपेंसेस में डालना होगा। अगर हमें रिसीव करने की ऑब्लिगेशन बन गई है तो हमें एक्रूअड इनकम में डालना होगा। डेफर्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है? डेफर्ड होती है कि मनी पेड इन एडवांस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर फ्यूचर बेनिफिट। इसके अंदर हम पहले ही एडवांस में प्रोडक्ट के लिए पैसा दे देते हैं फ्यूचर बेनिफिट के लिए। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस में होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड जब कैश रिसीव होती है, बट अक्रूवल में होता है जब एक्सपेंसेस रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अर्न होता है। एक्सपेंसेस कैश बेसिस में रिकॉर्ड होते हैं जब वो पेड होते हैं। अक्रूवल बेसिस में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं जब वो इनकर होते हैं। कैश बेसिस अलाउड नहीं है गैप के अंदर, बट हमारा जो अक्रूवल बेसिस है वो अक्रॉस यूज होता है। अक्रूवड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में इसको बताती हूँ। अक्रूवड एक्सपेंसेस वो होते हैं जब हमारा एक्सपेंस इनकर हो गया है
पर बिल नहीं हुआ है, इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। अगर इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ तो पेमेंट तो अभी हुई नहीं होगी। तो हमारा यही बेसिक डिफरेंस है कि एक्रूअल जो है वो रिकॉग्नाइज है जब इनकर हो गया है, पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है जब रिकॉग्नाइज भी हो जाता है जब बिल्ड होता है पर अनपेड रहता है। एक्रूअल में पेमेंट नहीं हुई होती, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर इनवॉइस रिसीव हो गया पर पेमेंट रहती है। जो हमारा क्रूअल है वो दोनों को इम्पैक्ट करेगा, इनकम स्टेटमेंट को भी, बैलेंस शीट को भी। पर जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमारा बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेगा जब तक पेमेंट नहीं हो जाती। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप रेफर कर सकते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके ऊपर मैंने अलग से एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर करी है जिसके अंदर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी और अंडरस्टैंडिंग भी होगी। रियल अकाउंट के लिए है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के लिए है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट के लिए है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर वीडियोज़। आपको ऐसे ही बहुत सी नॉलेजेबल वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी जिससे कि आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा एनहांस होगी। थैंक यू।